आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं 3 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक ये पता चलेगा कि जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये है आज का हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो। बहुत अच्छी तरह से पोर्टफोलियो के डिटेल्स शेयर किए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से समझें और पोर्टफोलियो जब भी आप बनाएं या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं तो इन चीज़ों को जरूर आप ध्यान में रखें। तो ये सबसे पहले इन्होंने 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पोर्टफोलियो बनाने से पहले जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए सफिशिएंट। इन्होंने लिखा है डन, वेरी गुड। लेकिन हाँ, टर्म इंश्योरेंस में आपको ध्यान में रखना है सफिशिएंट कवर हो। थोड़ा बहुत अगर टर्म प्लान लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कितना ले। तो जो भी आपका एनुअल सैलरी है उसका 10, 15, 20 टाइम्स, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइबिलिटी जो आपका है वो किस तरह का है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने सालों तक डिपेंडेंट होंगे, ये सब चीज़ों के आधार पे आपको डिसाइड करना होगा। बट हाँ, जो भी एनुअल सैलरी है उसका 10, 15 टू 20 टाइम्स रफली आप ले सकते हैं, वो एक अच्छा टर्म कवर होगा। सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस कवर। इन्होंने लिखा है फैमिली के लिए डन है, किया हुआ है, खुद के लिए नहीं किया, सरप्राइजिंग है। तो देखिए, हेल्थ कवर सबके लिए जरूरी है और यहाँ भी सफिशियंट हेल्थ कवर होना चाहिए। अमाउंट बड़ा करे, क्योंकि मेडिकल के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर छोटा अमाउंट है तो बात नहीं बनेगा, फिर से आपके पॉकेट से ही खर्च होगा। तो एक सफिशिएंट अमाउंट जरूर रखें, क्योंकि फ्यूचर में खर्चे और भी ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं हेल्थ रिलेटेड। थर्ड है इमरजेंसी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन, नॉट फुली मेड। बट हाँ, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो एक बहुत पॉजिटिव है। देखिए, इन तीनों को जरूर आप ध्यान में रखें, इसके बिना पोर्टफोलियो बनाने का ज्यादा मतलब नहीं बनता, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने एनपीएस रखा हुआ है। एनपीएस इनका मॉडरेट है। और एचडीएफसी पेंशन फंड, देखिए एचडीएफसी पेंशन फंड तो अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस वाइज तो इशू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान है। अगर 10 ईयर से उससे ज्यादा का समय है, रिस्क बहुत ज्यादा ले सकता है, तो ट्राई करना चाहिए कि अगर एनपीएस के लिए भी जा रहे हैं तो मैक्सिमम जो इक्विटी का एलोकेशन है वो लेना चाहिए। अभी तो ऑफ कोर्स डेट भी अच्छा कर रहा है, इक्विटी ओवर वैल्यूड है, तो कुछ समय के लिए चलेगा ये। लेकिन हाँ, ट्राई करना चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो ज्यादातर एनपीएस में भी जो मैक्सिमम एलोकेशन है इक्विटी वही लेना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल देखिए इनका मॉडरेटली एग्रेसिव या एग्रेसिव, और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 12 to 15 ईयर्स का है। तो ये दोनों ही काफी अच्छा है इनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए एसेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने मेंशन किया है, इक्विटी 92 to 95% और डेट 5 to 8%। ऑफ कोर्स इसे अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा इसलिए नहीं मानेंगे कि डेट का इतना कम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कितना भी ज्यादा रिस्क क्यों ना ले रहे हो, ट्राई करें कि डेट को 20 to 30% जरूर रखें, इक्विटी को 70 to 80%। 80% से ज्यादा इक्विटी रखने का मतलब नहीं बनता है। ये देखिए, इन्होंने टारगेट किया मार्केट कैप एलोकेशन का, लार्ज कैप 30%, मिड कैप 30% और स्मॉल कैप 40%। अगेन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मिड स्मॉल कैप में 70% का एक्सपोजर। लेकिन हाँ, फिलहाल इनका जो करंट मार्केट कैप एलोकेशन है वो है लार्ज कैप और 45%, मिड कैप 33.5 और स्मॉल कैप और 22%। ये रिलेटिवली बेटर है इनका एलोकेशन जो करेंटली इनका चल रहा है। अब देखिए, इनके फंड्स देख लेते हैं कौन कौन से फंड्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एच डी एफ सी बी एस सी इंडेक्स फंड है, बहुत अच्छा है, इनसे इनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा लार्ज कैप के फंड्स का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी इनको जो नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं मार्केट कैप वाइज, टॉप 50 के बाद के वहां एक्सपोजर मिल रहा है। तो दोनों ही काफी अच्छे फंड्स हैं। लार्ज कैप के लिए इन्होंने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है, एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा इन्होंने रखा हुआ है, तो रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे होंगे। क्वांट फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप का ये भी। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ये, यहाँ पे देखिए 3 स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया कि 10% का स्टेप अप करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम सभी को ये जरूर ट्राई करना चाहिए। जो भी हमारा एसआईपी अमाउंट है वो धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इवन आप स्मॉल अमाउंट से भी अगर अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ये देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न इनका बहुत अच्छा है। जनरली लोग 20-30% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलते हैं आजकल, इनका 14-15% का है। और ये
बहुत ही अच्छा इन्होंने रखा है। देखिए इस तरह का अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 20-30% लेकर चल रहे हैं, आपको मिल रहा है 14%। तो अगर आप ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड रिटर्न है और इस तरह का रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि मार्केट के आसपास का रिटर्न है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आई वाज थिंकिंग इफ इट्स बेटर और नेसेसरी टू स्टॉप वन स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट टू अदर स्मॉल कैप्स और टू एक्टिव और वन पैसिव। ये बात बिल्कुल सही है, ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया था। 3 स्मॉल कैप्स की जरूरत नहीं है, 2 स्मॉल कैप फंड सफिशिएंट है पोर्टफोलियो के लिए। तो देखिए अगर कोई फंड निकालना है पोर्टफोलियो से तो कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं बहुत आसान। एक तो आप देख ले परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस चेक करें सारे फंड्स का। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है वहां पे आप कॉल ले सकते हैं। और दूसरा कॉल लेने का तरीका है कि आप परसेंटेज एलोकेशन देखें। आप देखिए कि जो भी फंड्स है, जैसे 3 फंड्स है उसमें से एक फंड निकालना है, तो किसमें सबसे कम एक्सपोजर लिया गया है। तो अगर तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसमें सबसे कम एक्सपोजर जिस फंड का है वहां पे कॉल लिया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे ये भी आपने मेंशन किया है एक्टिव और पैसिव फंड। देखिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कभी मिक्सअप नहीं करें। जैसे लार्ज कैप में आपने दोनों ही पैसिव फंड रखा है तो बहुत अच्छा है, लार्ज कैप में आपने एक्टिवली नहीं ऐड किया। उसी तरह से स्मॉल कैप में भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो या तो पैसिव रखें या फिर एक्टिवली मैनेज रखें। दोनों को मिक्सअप नहीं करें क्योंकि पूरा ओवरलैप रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज्ड है तो 2 एक्टिवली मैनेज्ड फंड के साथ जाया जा सकता है। और अगर आप पैसिव फंड के साथ जाना चाहते हैं तो फिर वहां पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड को अवॉइड किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, काफी सारी चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है। बट हाँ कुछ पॉइंटर्स हैं जिसे मैंने मेंशन किया है, उन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये है आज का हमारा सेकंड पोर्टफोलियो। बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव जरूर होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पोर्टफोलियो शेयर किया गया है। तो ऊपर का अगर हम देखें तो करंटली इनका एसआईपी इन फंड्स में चल रहा है और कुछ एसआईपी इन्होंने स्टॉप किया हुआ है लेकिन रिडीम नहीं किया हुआ है, तो ये वो फंड्स है। तो ऊपर का अगर हम फंड्स देखें तो देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अच्छा फंड है। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड, एच डी एफ सी का तो बोलना ही नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में अंडर परफॉर्मेंस है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का परफॉर्मेंस ठीक है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड का अंडर परफॉर्मेंस है। डीएसपी देखिए मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, बट पिछले साल कुछ सालों से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। और नीचे का अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड ठीक है। एच डी एफ सी इक्विटी हाइब्रिड फंड, देखिए यहाँ पे एच डी एफ सी मिड कैप फंड, एच डी एफ सी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत बहुत ज्यादा। आइडियली इतना ज्यादा एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के इतने सारे फंड्स में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अभी आई एग्री वैल्यू इन्वेस्टिंग के कारण एच डी एफ सी के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं करेगा, सिक्लिकल है। इसलिए बिल्कुल आप एक्सपोजर लें लेकिन लिमिटेड रखें, एक ही फंड हाउस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लें। आपको पता है एचडीएफसी के फंड्स का सालों तक परफॉर्मेंस नहीं आया था। अब फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे सालों तक हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा। तो जब ये अंडर परफॉर्म करेगा तो आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। तो बिल्कुल आप एक्सपोजर रखें लेकिन एक लिमिटेड एक्सपोजर रखें किसी भी फंड हाउस के फंड में। यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, एक्सिस मिड कैप अंडर परफॉर्मेंस है, मेरे का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, डीएसपी मिड कैप ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस है। फिर आपका ईएलएसएस फंड्स है जो कि ठीक फंड्स है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई फंड सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, 2 इयर्स 3 इयर्स और बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न दे रहा है, तो वहां पे ऑफ कोर्स हमें उस फंड से निकल जाना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया है कि एसआईपी स्टॉप किया हुआ है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, फंड लाइन नॉट रिडीम्ड, ये सही नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई बहुत आपने इन्वेस्ट किया किसी बहुत अच्छे फंड में, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन फ्यूचर हमें पता नहीं है। फिर आपने जब इन्वेस्ट किया उसके बाद देखा कि लगातार अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, 2 साल 3 साल बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो वहां पे ऑफकोर्स शुरू में तो हम एसआईपी स्टॉप कर देंगे, थोड़ा और टाइम देंगे फंड को। अगर उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आता है तो फंड से निकल जाना चाहिए। कभी भी किसी भी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग फंड में हमें लॉन्ग टर्म तक नहीं बना रहना चाहिए, उसे पूरी तरह से बेच कर किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत है या फिर शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस है, तो वहां पे फंड को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बेचते हैं तो एग्जिट लोड आपको ध्यान में रखना पड़ता है, टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है, और फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये भी प्रॉब्लम आता है। फंड्स को बेचते वक्त दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप ध्यान में रखें। एक तो कि अगर परफॉर्मेंस 2-3 साल से लगातार बहुत खराब चल रहा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है, तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर किसी फंड में आपने एक्सपोजर काफी कम लिया हुआ है, तो वहां भी उस फंड में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर फंड बहुत अच्छा है तो आप एक्सपोजर बढ़ाइए आप, और अगर फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर उस फंड से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे सेकंड पोर्टफोलियो है, तो देखिए एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा कर रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा कर रहा है, केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज का तो ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस है, पीजीएम इंडिया मिड कैप का भी अंडर परफॉर्मेंस है, कोटक का भी अंडर परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। लेकिन देखिए ये फंड हाउसेज बहुत अच्छे हैं, पास का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स हैं, परफॉर्मेंस वहाँ पे डाउन है, बट इस साल तक का आइडियली हमें टाइम देना चाहिए उस तरह के फंड्स को, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो चांसेस हैं कि इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वापस आएगा। हाँ, इस साल के अंत तक भी अगर परफॉर्मेंस वापस नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट ईयर से हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे अगेन एस आई पी टॉप 10 फंड्स लाइंग, तो देखिए डीएसपी टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस ठीक है, फ्लेक्सी कैप का ही परफॉर्मेंस ठीक है, डीएसपी मिड कैप बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, केनरा रूबी को ब्लू चिप तो बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। मिरे के तो फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर भी ठीक फंड है। ये है आज का हमारा थर्ड पोर्टफोलियो। देखिए रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 18 इयर्स का है, बहुत अच्छा है। इस तरह का रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। एसेट एलोकेशन देखिए कितना अच्छा आइडियल रखा है इन्होंने, 70-30 बहुत अच्छा है ये भी इनका। मार्केट कैप एलोकेशन इन्होंने लिखा है लेकिन मेंशन नहीं किया है। मार्केट कैप एलोकेशन में आपको मेंशन करना होगा कि रफली लार्ज कैप में किस तरह का एक्सपोजर रखा है, मिड कैप में कितना रखा है, स्मॉल कैप में कितना रखा है, या फिर रखना चाहते हैं। देखिए फंड्स अगर आप देखें तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, तो देखिए ये सेटेलाइट पोर्टफोलियो, देखिए दो तरीके जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो एक कोर पोर्टफोलियो होता है, तो जो आपके मेन स्कीम्स है ना, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब कोर पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और ये इस तरह के फंड्स यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड, मोमेंटम फंड है, तो इस तरह के फंड्स को सेटेलाइट पोर्टफोलियो में रखें, इनको मेन फंड्स में इंक्लूड नहीं करें। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप का आपने अलग से एक्सपोजर नहीं लिया है, ऑफ कोर्स लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको नीचे थोड़ा मिल रहा है लेकिन अलग से नहीं। तो इस फंड को आप लार्ज कैप फंड की तरह ट्रीट नहीं करें, ये लार्ज कैप प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। उसके लिए आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फिर किसी एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो है। एक्सेस मिड कैप ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, पराग पारे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एसबीआई का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, और केनरा रोबिको का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन हाँ देखिए फंड्स अगर देखें ना, इन 4 फंड्स को, तो फंड्स आपके अच्छे हैं सारे ही। फंड्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बट हाँ करेंटली कुछ फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस है, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इस साल तक का तो आइडियली टाइम देना चाहिए, उसके बाद हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे आप मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनपीएस, सीपीएफ या फिर पीआरबीएस तो और सी ट्रिपल एस, तो अच्छा है, ये सब तो किया जा सकता है। यहाँ पे भी आपको डेट और इक्विटी का आप जो एक्सपोजर है उसका ध्यान रखें कि डेट में कितना जा रहा है, इक्विटी में कितना जा रहा है। तो यहाँ भी अगर इक्विटी का ऑप्शन आपको मिलता है तो वही 70-30 का मेंटेन करें। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि जब हम इक्विटी और डेट को मिक्सअप करते हैं ना, तो वहां पे ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो डेट का पोर्शन है आप वेरी लॉन्ग टर्म में डाल देंगे, लाइक एनपीएस में आप डाल रहे हैं, वहां पे डेट का पोर्शन है कुछ, तो आपने पूरा का पूरा वहीं पे डेट डाल दिया, ये सही नहीं होगा। डेट देखिए, डेट का मतलब है कि आपके पास लिक्विडिटी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ आपके पास लिक्विडिटी जरूर रखें, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आप करें डेट में तो वो सही है, लेकिन पूरा का पूरा डेट का पोर्शन लॉन्ग टर्म में नहीं रखे। अपने पास लिक्विडिटी भी जरूर रखे, तो वो लिक्विडिटी या तो आप डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हैं या फिर एफडी के थ्रू ले सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल है। लेकिन लिक्विडिटी जरूर रखे डेट के फॉर्म में, क्योंकि अगर अर्जेंटली कहीं कुछ पैसे की जरूरत हो जाए तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा किया जा सके, वहां पे आपको इक्विटी फंड्स को बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका क्वेरीज भी हैं, प्लानिंग टू रिप्लेस केनरा इमर्जिंग इक्विटी विथ निफ्टी अल्फा इंडेक्स फंड, both are large and mid cap, I believe index will outperform active large and mid cap in long term। देखिए यहाँ पे इंडेक्स फंड के लिए आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, ओवरलैप चेक कर लें, और देखिए ये अल्फा 50 इंडेक्स फंड कोई
अगेन ये देखिए, इस तरह के फंड्स मैंने हमेशा बताया ना, ये कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं हो सकते। जैसे मोमेंटम फंड आपका है, वो सब सैटेलाइट पोर्टफोलियो, थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेकर अलग रख रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोर पोर्टफोलियो नहीं बनाए। उसी तरह से लार्ज कैप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप के लिए अलग फंड रख ले, मिड कैप के लिए अलग रख ले, और लार्ज और मिड कैप का अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो वहां पे एक्टिवली मैनेज फंड बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उसी में एक्सपोजर मिल जा रहा है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स को बिल्कुल अलग रखें। जिस भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें आइडियली, वो ज्यादा अच्छा होगा। अल्फा 50 इंडेक्स फंड ऑफ कोर्स कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आइडियली हमें नहीं बनाना चाहिए। इस तरह के फंड्स को सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपने इनफैक्ट मेंशन भी किया है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 90% लार्ज कैप ओरिएंटेड एज अ लार्ज कैप फंड, बट इट इज 30% ओवरलैपिंग विद निफ्टी 50, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। देखिए 30% का ओवरलैप ज्यादा होता है, 10-20% का ओवरलैप चलेगा, 30% या उससे ज्यादा का ओवरलैप आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। टू फंड्स में बहुत ज्यादा ओवरलैप होगा। और निफ्टी 200 मोमेंटम फंड, देखिए अभी इसका रिटर्न ऑफ कोर्स ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पूरा वहां पे पीएसयू स्टॉक्स भरे पड़े हैं, उसके कारण रिटर्न्स आ रहा है। मोमेंटम फंड जब भी मार्केट अच्छा करता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जब मार्केट में इश्यूज आएंगे ना तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना नहीं है, आपको जहां चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियली इन्वेस्टमेंट हमें कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करें, सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह रखें, अलग से थोड़ा इसमें एक्सपोजर लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।